हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पार्टीशन फंक्शन की एक एग्जांपल की थी जहां पे हमने कलेक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को कंसीडर किया था। सबसे पहले हमने कलेक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वहां पे पार्टीशन फंक्शन डेवलप किए थे और फिर उससे हमने रिजल्टेंट जो रिलेटेड थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल थे वो कैलकुलेट किए थे। आज हम पार्टीशन फंक्शन की एक दूसरी एग्जांपल करते हैं। हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन है वो z से डिनोट करते हैं और वो इसके बराबर है यहाँ पे e पावर माइनस बीटा ई आर यहाँ पे एनर्जी स्टेट्स है। बीटा हमारे पास 1/kBt के बराबर है। आर हमारे पास स्टेट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड अप टू सर्टेन वैल्यू। अगर हम ये पार्टीशन फंक्शन किसी भी इंसेम्बल के लिए फाइंड कर ले तो फिर हम उस पार्टीशन फंक्शन से फिर हम एंट्रोपी, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट, ये सारी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का हम पढ़ते हैं पैरामैग्नेटिज्म। हमें पता है कि जब चार्ज पार्टिकल मोशन में हो तो उनके साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होती है। मीन्स दूसरे लफ्ज में अगर चार्ज पार्टिकल जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इनके साथ एंगुलर मोमेंटम हो तो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगी, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की वो दो किस्म की एंगुलर मोमेंटा से एराइज होती है, एक स्पिन और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर हम क्लासिकली बात करें तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल मोशन के साथ एसोसिएट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसके साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से होता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट होती है वेव फंक्शन से। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर जीरो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी रखता हो फिर भी उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अगर हम यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम एच कट एस से डिनोट करते हैं और इसके साथ भी एक मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट करेगा। इसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ भी एंगुलर मोमेंटम जे होगा। यहाँ पे जे को हमने जनरल कहा, ये जे ऑर्बिटल भी हो सकता है और स्पिन भी हो सकता है। जे हमारे पास जनरल है। तो इस जे के साथ जे की वजह से, जे एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसको हम म्यू डेश से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे म्यू जो है वो एक वेक्टर है। अगर हम मैग्नेटिक किसी एटम के लिए या किसी आयन के लिए या सिंगल एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए हम मैग्नेटिक मूवमेंट लिखे तो वो हमारे पास जनरल फॉर्म में इस तरह हो सकता है। वो हमारे पास ये हो सकता है, म्यू इज इक्वल टू जी म्यू बीटा एंड जे। यहाँ पे जे जो है इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर कहते हैं और म्यू भी बोहर मैग्नेटॉन है। म्यू भी हमारे पास बोहर मैग्नेटॉन है। बोहर मैग्नेटॉन का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए जितना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसको हम बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं, उसको म्यू बी से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अगर एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो तो उसके जाहिर सी बात है एंगुलर मोमेंटम सम अप होगा, तो उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन
वो उन इलेक्ट्रॉनों का मैग्नेटिक मोमेंट को जमा करके हमारे पास आ जाएगा। तो ये इक्वेशन इस वजह से जनरल है। यहाँ पे जे जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम है। ये जे ऑर्बिटल भी हो सकता है और स्पिन भी हो सकता है। अब हम एक स्पेसिफिक केस कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये जे सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। हम एक स्पिन हाफ पार्टिकल कंसिडर करते हैं जहां पे हमारे पास स्पिन जो होगा वो हाफ होगा 1/2। मीन्स कि स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो 1/2 होता है, और स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए जो जी की वैल्यू होती है वो 2 होती है। जब हम ये वैल्यूज जे और जे इज इक्वल टू 1/2 एंड जी इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू जहां पे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम अब हम अलाउड एनर्जी लेते हैं, अलाउड क्वांटम एनर्जी, कि हमारे पास जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं, यहाँ पे एच जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मूवमेंट है, या जो हमने स्पिन हाफ पार्टिकल कंसीडर किया उसका मैग्नेटिक मूवमेंट है। जब इस स्पिन हाफ पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, यहाँ पे एच मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जो पॉसिबल क्वांटम एनर्जी होगी वो हमारे पास माइनस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ पे हम म्यू इस इक्वेशन से यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जब हम म्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जे डॉट एच। अब अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया वो हमने अलोंग जेड डायरेक्शन अप्लाई किया है, तो जब वो हमने जेड डायरेक्शन अप्लाई किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगुलर मोमेंट यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटा है उसको हम जे जेड लिख लेंगे कि हम उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करते हैं जिस डायरेक्शन में फील्ड है, तो हम यहाँ पे जे जेड लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जे जेड और एच आपस में पैरेलल होंगे, तो इसके साथ जो cos थीटा आएगा उसको वहां पे थीटा 0 होगा और cos 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे जे जेड जिस तरह हमने कंसिडर किया कि जे हमारे पास स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए जे की वैल्यू प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ हो सकती है। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एनर्जी इसके बराबर आ जाएगी, प्लस माइनस म्यूटा बी म्यू बी एंड एच। तो जो अलाउड क्वांटम एनर्जी स्टेट्स होगी वो हमारे पास दो है, एक एक प्लस वाली एनर्जी और एक माइनस वाली एनर्जी, और यहाँ पे एच एक्सटर्नल फील्ड है। अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एन एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। जब हम एन नंबर ऑफ पार्टिकल कंसिडर करेंगे और हम मजीद ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि वो इंसेंबल हम यहाँ पे एक इंसेंबल कंसिडर करते हैं कि जिसमें एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल या आइडेंटिकल सिस्टम है, तो जब हम इस एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल के इंसेंबल को हीट रेजर्वायर के साथ रख लेते हैं, ठीक है, या थर्मल बाथ के साथ रख लेते हैं जो कि टेम्परेचर टी पे है, तो यहाँ पे इस किस्म के इंसेंबल को हमने कैनोनिकल इंसेंबल का नाम दिया था, जिसमें सिस्टम्स और हीट बाथ के दरमियान एक इंटरेक्शन हो। तो ये हमारे पास एक कैनोनिकल इंसेंबल की एग्जांपल है। जब हम पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे तो पार्टीशन फंक्शन को मैंने यहाँ पे जीटा इससे डिनोट किया, यहाँ पे स्टेट्स आर है और ई पावर माइनस बीटा ई आर। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे
जो पॉसिबल एनर्जीज है वो 2 है। तो पार्टीशन फंक्शन में हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएगी, एक प्लस एनर्जी वाली और एक माइनस एनर्जी वाली। ये पार्टीशन फंक्शन हमने एक पार्टिकल के लिए हमने कैलकुलेट किया, लेकिन हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक इंसेम्बल्स है, इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अगर हमने एक पार्टिकल के बारे में पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट किया तो इंसेम्बल में तो तमाम पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं या तमाम सिस्टम आइडेंटिकल होते हैं, वो एक दूसरे के कॉपी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बाकी पार्टिकल्स के लिए पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट इस तरह करेंगे कि जो सिंगल पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन है उसका पावर n दे देंगे, तो हमारे पास टोटल पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। अब अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो वहां पे हमने मीन एनर्जी और पार्टीशन फंक्शन के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप किया था, जो कि हमारे पास मीन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस कर्ली और कर्ली बीटा एल एन जी इसके बराबर है। अगर हम इस पार्टीशन फंक्शन का लॉग ले लें और फिर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास ये इस तरह आ जाता है। इस तरह हम यहाँ पे पार्टीशन, यहाँ पे जो सिंगल पार्टिकल की पार्टीशन फंक्शन है उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे ई एक्सपोनेंशियल है माइनस एक्सपोनेंशियल ये है, नीचे डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल प्लस फिर एक्सपोनेंशियल, तो इस किस्म ये हमारे पास टेंज हाइपरबोलिक के बराबर है। तो हमने हमारे पास मीन एनर्जी आ गई, मीन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन म्यू 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 बीटा म्यू बी एच टेंज हाइपरबोलिक। अब अगर आपको याद हो कि मीन एनर्जी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे मीन एनर्जी एक एक्सटेंसिव वेरिएबल होगी। अब हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर लेते हैं, या टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, या इसको हम मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटाइजेशन हमारे पास इसके बराबर होगी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n एंड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ए सिंगल पार्टिकल। तो यहाँ पे n तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब एक सिंगल पार्टिकल हमारे पास जब होगा तो वो स्टेट अप में भी रह सकता है और स्टेट डाउन में भी रह सकता है। स्पिन अप स्टेट भी हो सकता है या स्पिन डाउन स्टेट भी हो सकती है। तो पी पी अपर एरो के साथ जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि स्पिन अप हो, और ये म्यू अपर एरो के साथ मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर स्पिन अप पार्टिकल। पी डाउन एरो के साथ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि स्पिन डाउन स्टेट हो, और म्यू बार म्यू एरो के साथ हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है फॉर स्पिन डाउन पार्टिकल। तो जब हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। यहाँ पे हमने चूंकि स्पिन अप पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन डाउन पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ एक दूसरे के इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज की है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर स्पिन अप पार्टिकल, दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर स्पिन डाउन पार्टिकल। तो जब हम इसमें ये हाइपरबोलिक फंक्शन यूज करेंगे तो ये टर्म हमारे पास इस टेंज हाइपरबोलिक फंक्शन के बराबर आ जाता है। तो ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन आ गई। अब हम यहाँ पे वर्क को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यहाँ पे वर्क डन का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो फोर्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे एक्स बार जो है ये कोई फोर्स है। तो पार्टीशन फंक्शन और फोर्स के दरमियान रिलेशनशिप इस तरह डेवलप किया जाता है। अगर हम वर्क डन की बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है
तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पार्टिकल्स पे वर्क डन होगा वो m डॉट डी होगा। अगर हम यहां से m बार की वैल्यू निकाल लें तो ये डी इस w के नीचे चला जाएगा। m इस w के नीचे चला जाएगा। यहां पे हम डी डब्ल्यू की वैल्यू जब पुट करेंगे तो वहां पे x की वैल्यू फिर डी डब्ल्यू में आ जाएगी। तो m की वैल्यू हम इस तरफ फाइंड कर लेंगे। यहां पे m मैग्नेटाइजेशन है। जब हम ln z की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास n शुरू में आ जाएगा और इस तरह इस स्टेप को सॉल्व करते हुए हम इस तरह पहुंच जाएंगे और ये टर्म हमारे पास मीन एनर्जी के बराबर है जो कि हमने कुछ टाइम पहले कैलकुलेट किया था। तो हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन है वो बराबर आ जाती है माइनस मीन एनर्जी डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखते हैं कि मीन एनर्जी हमारे पास इसके बराबर आ जाती है। अब हम दो केसेस लेते हैं। यहां पे मैग्नेटाइजेशन के लिए जो फार्मूला हमने डिराइव किया है वो ये है। तो यहां से क्लियरली ये वाज़ह होता है कि मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो लिहाजा हम दो केसेस यहां पे लेते हैं। अगर हम वी कैन एग्जामिन m इन द लिमिट ऑफ हाई एंड लो टेम्परेचर। अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो टेंज फंक्शन के अंदर, टेंज हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर ये जो फैक्टर है इसमें t डिनोमिनेटर में है। अगर टेम्परेचर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये फैक्टर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो जब ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो टेंज हाइपरबोलिक हमारे पास 1 के बराबर होगा। तो जब हमारे पास ये 1 के बराबर टेंज हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पास 1 के बराबर आ जाए तो हमारे पास अगर ये 1 के बराबर आ जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमारे पास एन म्यू बीटा रह जाती है। यहां से फिर देख लें, अगर टेम्परेचर को हम जीरो की तरफ इंक्रीज करें, जीरो की तरफ अगर टेम्परेचर जीरो की तरफ अप्रोच करें तो हमारे पास ये फैक्टर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है और टेंज हाइपरबोलिक फंक्शन 1 की तरफ। तो जो मैग्नेटाइजेशन के लिए हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था वो हमारे पास एन म्यू बीटा की तरफ जाएगा। इस चीज को हम प्लॉट से देखते हैं। अगर हम इस टेंज हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर ये जो फैक्टर है म्यू बीटा एच के डिवाइडेड बाई के बी टी, अगर हम इसको एक्स कह लें तो हम टेंज एक्स को एक्स से प्लॉट कर सकते हैं। जैसा जैसा ये एक्स जैसा जैसा टेम्परेचर की वैल्यू जीरो की अप्रोच करेगी तो ये फैक्टर ज़्यादा होगा। मीन्स कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो टेंज हाइपरबोलिक की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होकर मैक्सिमम 1 तक आ जाएगी। अगर ये 1 तक आ गई तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम हो जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन को इस केस को हमने इन दो प्लॉट्स में कंसिडर किया हुआ है। इन दोनों केसेस को हमने इस दोनों प्लॉट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग इन दोनों प्लॉट्स को इन फार्मूले के साथ फिट करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद अगर हम हाई टेम्परेचर लिमिट ले रहे हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, मीन्स कि जब अगर टेम्परेचर हमारे पास इंफिनिटी तक पहुंच जाए, टेम्परेचर अगर हाई हो
अगर हम हाई टेम्परेचर वैल्यूज की बात करें तो ये फैक्टर हमारे पास जीरो के अप्रोच करेगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर डिनोमिनेटर पे है। तो जो टेन हाइपरबॉलिक एक्स है वो हमारे पास एक्स को अप्रोच करेगा। ये हमारे पास उस वक्त है जब हाई टेम्परेचर हो। जैसे ही x की वैल्यू जीरो के अप्रोच करेगी तो टेन हाइपरबॉलिक फंक्शन x को अप्रोच करेगा। तो जब हम ये इंफॉर्मेशन मैग्नेटाइजेशन फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास m n m अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जहां पे हमने ये अप्रोक्सीमेशन यूज की है, यहां पे देख लें हमने ये अप्रोक्सीमेशन यूज की है कि अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर हो तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। यहां पे देख लें कि मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, और यही मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीजें माइंड में रखिएगा। अगर आपको याद हो तो किसी लेक्चर में हमने रिस्पांस फंक्शन के बारे में पढ़ा था। रिस्पांस फंक्शन को अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लूं तो जब मैं किसी सिस्टम पे जब किसी सिस्टम को एक्सटर्नल एजेंट डिस्टर्ब करेगा तो वो सिस्टम अपना बिहेवियर शो करेगा। तो इस बिहेवियर को जो चीज मेजर करेगी उसको हम रिस्पांस फंक्शन कहते हैं। तो यहां पे देख ले एच जो है हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है। उस फील्ड की वजह से वो मटेरियल या वो पार्टिकल्स या वो इंसेंबल मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, जिसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो जब हम इसका रेशो ले लेंगे m डिवाइडेड बाय h, तो इस जीटा फंक्शन को यहाँ पे जो साई है ये हमारे पास एक रिस्पांस फंक्शन है, क्योंकि ये बिहेवियर मेजर करता है जब हम एक्सटर्नल फील्ड इंसेंबल पे अप्लाई कर लेते हैं तो वो मैग्नेटाइजेशन शो करता है। तो इस चीज को मेजर करने के लिए हम ये साई यूज करते हैं। यहाँ पे इस साई को हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, और ये साई हमारे पास एक रिस्पांस फंक्शन है। अगर हम इस साई की वैल्यू निकाल लें तो हम साई की वैल्यू इस तरह निकाल सकते हैं। अब मीन वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी यहाँ पे ये, तो जब मीन वैल्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक रिस्पांस फंक्शन आ जाएगा, जिसको हम ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं, लेकिन ये हमारे पास हाई टेम्परेचर लिमिट में है। यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कीजिए कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है या मैग्नेटिक रिस्पांस फंक्शन है वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारे पास उस मटेरियल की जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो कम हो जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कर दें तो हो सकता है कि वो मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाए। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक रिस्पांस फंक्शन 1/t के साथ रिलेटेड है इसको हम क्यूरी लॉ कहते हैं, या इसको हम क्यूरी ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं, और ये 1/t के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे एक बात और भी नोट कीजिए, हम यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म कंसिडर कर रहे हैं। तो किसी भी मटेरियल के लिए पैरामैग्नेटिज्म तभी शो होती है जब उसको हम एक्सटर्नल फील्ड एच के अंदर रखें। अगर हम ये एच फील्ड हटा लें तो हमारे पास, अगर एच फील्ड को हम जीरो रखें तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगी। मीन्स कि वो मटेरियल या वो एंसेंबल हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। इसी तरह जब अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर लें, अगर हम टेम्परेचर को इन्फिनिट कर लें तो हमारे पास फिर भी ये मैग्नेटिक बिहेवियर ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स कि जब हम किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हीट अप कर लेंगे तो वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको लूज कर जाएगा।
यहाँ पे जिस तरह इस इक्वेशन से शो हो रहा है कि जो मैग्नेटिक रिस्पांस फंक्शन है या सब्सेप्टिबिलिटी है वो 1/t से रिलेटेड है, जिसको हम क्यूरी लॉ कहते हैं। अगर हम इसको प्लॉट कर लें तो हमारे पास ये इस तरह का प्लॉट आता है। शुरू में जब टेम्परेचर कम था तो साई की वैल्यू ज़्यादा थी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो साई की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, और एक खास टेम्परेचर पे वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल अपनी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा और उसकी मैग्नेटिक रिस्पांस फंक्शन जीरो हो जाएगी। अब हम फ्री एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। फ्री एनर्जी के लिए हमने जो फार्मूला डेवलप किया था वो हमारे पास था F - kBT ln Z। यहाँ पे जब हम पार्टीशन फंक्शन जो हमने कैलकुलेट किया था उसका अगर हम लॉग ले लें तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे ये जो जीटा फंक्शन है ये एक सिंगल पार्टिकल की पार्टीशन फंक्शन है जो कि हमारे पास ये है। जब हम n पार्टिकल होंगे तो हम n यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये फ्री एनर्जी आ जाएगी n पार्टिकल के लिए। यहाँ पे देखिए कि फ्री एनर्जी किसी भी एंसेंबल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, तो लिहाजा फ्री एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है। इसी तरह जब हमारे पास फ्री एनर्जी आ जाएगी तो हम वहाँ से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के जो फार्मूला है वो हमारे पास -T एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो जब हम इस f फंक्शन को दो दफ़ा टेम्परेचर के लिहाज से डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास Cv की वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ पे ये है। अगर हम स्पेसिफिक हीट पर स्पिन कंसिडर कर लें तो इसको हम टोटल स्पेसिफिक हीट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट पर स्पिन आ जाएगा। तो यहाँ से n जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वो हम और ये हमारे पास एक पार्टिकल के लिए स्पेसिफिक हीट आ जाएगी। अगर हम आज के लेक्चर को समराइज करें तो ये कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम एक इंसेंबल कंसिडर करते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है किसी इंसेंबल में, और वो इंसेंबल हीट बाथ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। फिर उस इंसेंबल के लिए हम पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट किया। वहाँ से पार्टीशन फंक्शन से हमने मुख्तलिफ थर्मोडाइनेमिकल वेरिएबल कैलकुलेट किए, जिस तरह हमारे पास मीन एनर्जी है, इसी तरह मैग्नेटाइजेशन हमने कैलकुलेट की। हमने मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट की इस फार्मूले में। फिर वहाँ से हम मीन एनर्जी पे आ गए। फिर वहाँ से हमने मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी कैलकुलेट की, जिस तरह हमारे पास ये है। उसके बाद हम फ्री एनर्जी पे आ गए, फ्री एनर्जी कैलकुलेट किया, और फिर हमने उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट की। तो जो लास्ट लेक्चर था कि कनेक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो वाला टॉपिक, और आज का ये जो टॉपिक है ये पार्टीशन फंक्शन की दो एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वी पार्टीशन थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक यू।